नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में कुछ अहम तरीन ख़बरों पर रोशनी डालूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि इसराइली इंतखाबात इस वक्त हुए हैं, इसमें तीसरे नंबर पर एक अरब इत्तेहाद की एक तंजीम कहें या पॉलिटिकल पार्टी तीसरे नंबर पर आई है, जिसका नाम है अल-क़ाइमतुल मुश्तरिका। मैं उसकी कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा कि ये क्यों है और कैसे हुआ। उसके बाद मोदी हुकूमत ने वादी कश्मीर में 50,000 मंदिरों को आबाद करने की बात कही है जो बंद पड़े हैं। इसके अलावा अयोध्या केस मामले की कुछ तफसीलात रखूँगा, जिसमें राम और अल्लाह की इज़्ज़त ना करने पर मुल्क ख़त्म हो जाने की बात मुस्लिम फ़रीक़ के वकील ने की है। इसके अलावा कल प्राइम टाइम में अमेरिका में हिंद अमरीकी तंजीमों ने नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफत में जो मुजाहरे किए थे उसकी तफसीलात रखना भूल गया था। उसकी कुछ तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखते हुए बालाकोट के सिलसिले में जनरल बिपिन रावत ने एक बयान दिया है पाकिस्तान को लेकर के, वो भी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस माह की 17 तारीख़ को इसराइल में आम इंतखाबात हुए, जिनमें अरब जमातों के इत्तेहाद अल-क़ाइमा अल-मुश्तरिका ने तीसरे नंबर पर आकर फ़ैसला कुन हैसियत इख्तियार कर ली है। ये इत्तेहाद अंग्रेज़ी में जॉइंट लिस्ट के नाम से जाना जाता है और उसने बिन्यामिन नेतन्याहू के हरीफ बेनी गांट्स की तायद कर दी है, जिसके बाद उनका नई हुकूमत बनाना तकरीबन यकीनी हो गया है। ये 120 नशिस्तों पर मुश्तमिल इसराइली कौमी असम्बली, जिसे कैनेसेट कहा जाता है कि होने वाले इंतखाबात में अल-क़ाइमा ने 10.62% वोट हासिल किए, जबकि ब्लू एंड वाइट ने 25.93% वोट लेकर पहली और नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी 25.9% वोट लेकर दूसरे नंबर पर आई है। नाज़रीन, वाज़ेह कर दूं कि दी इंडिपेंडेंट उर्दू में ज़फ़र सैयद ने इसकी मुकम्मल रिपोर्ट की है, मैं उसी के हवाले से आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। इसराइल में मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इंतखाबात होते हैं, जिसका मतलब यह है कि हर जमात जितने फ़ीसद वोट हासिल करती है उसी तनासब से उसे असम्बली में नशिस्तें हासिल होती हैं। इस फार्मूले के तहत ब्लू एंड वाइट के हिस्से में 33, लिक्विड को 31, जबकि अल-क़ाइमा को 13 नशिस्तें हासिल हुई हैं। इसराइल में इसी साल अप्रैल में इंतखाबात हुए थे, लेकिन नताइज इतने मुनक़सिम आए कि कोई हुकूमत नहीं बन पाई, जिसके बायस सिर्फ 4 माह बाद दोबारा इंतखाबात करवाने पड़े थे। इस कामयाबी के बाद 2 बड़ी जमातों के दरमियान नई हुकूमत बनाने की रस्साकशी में अल-क़ाइमा को अहम फरीक की हैसियत से हासिल हो गई है, यानी किंग मेकर बन गई है, जिसका इजहार उन्होंने बेनी गांट्स की हिमायत करके कर दिया है। अब सवाल यह है कि अल-क़ाइमतुल मुश्तरिका और वो भी इसराइल में अरब इत्तेहाद, एक अचंभे वाली बात है जो लोग नहीं जानते। उनको बता दें कि ये 4 अरब जमातों का इंतखाबी इत्तेहाद है जो पहली बार जनवरी 2015 में कायम हुआ था, ताहम जल्द ही टूट फूट का शिकार हो गया। अलबत्ता सितंबर 2019 के इंतखाबात से पहले इसमें दोबारा रूह फूंकी गई और उसने मुश्तरिका बैनर तले इलेक्शन लड़ा। इस इत्तेहाद में 4 बड़ी जमातें शामिल हैं, जिनके नाम है बलद, ताल, हद्दाश और अल-क़ाइमतुल अरबिय्यतुल मुवहिदा। इससे पहले ये जमातें आम तौर पर अलग अलग इंतखाबात में हिस्सा लेती रही हैं। अलबत्ता कुछ कभी कभार इनमें से 2 जमातें आपस में भी मिल जाया करती। इसराइल में यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है, ताहम वहाँ मुसलमान भी खासी तादाद में बसते हैं। इसराइल की कुल आबादी 90 लाख के करीब है। 2019 के आदाद शुमार के मुताबिक वहाँ यहूदियों की शरह 74% है, जबकि 18% आबादी मुसलमान है। इन मुसलमानों की बड़ी तादाद अरब है, ताहम कुछ गैर मुस्लिम अरब भी इसराइल में आबाद हैं और उनकी शरह 21% है। इन्हीं मुसलमान और अरब जमातों की मुख्तलिफ सियासी जमातें मुल्क में सरगर्म अमल हैं, जिनमें अल-क़ाइमा की 4 जमातें भी शामिल हैं। इनमें से कुछ ऐसी जमातें हैं जो इंतखाबात में हिस्सा लेने को हराम अमल करार देती हैं। यही वजह है कि अरब जमातें आबादी के तनासब से कम वोट हासिल करती हैं। माजी में होने वाले इंतखाबात में आमतौर पर देखने में आया है कि जहाँ 75% के करीब यहूदी वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं, वहाँ सिर्फ निस्फ के करीब अरब वोटर वोट डालने आते हैं।
چونکہ القائمہ میں مختلف جماعتیں شامل ہیں تو لازمی طور پر ان کے نظریات بھی مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر بلد پارٹی عربوں کے لیے مزید حقوق کا مطالبہ کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ اسرائیل 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر لوٹ جائے۔ اس کے مقابلے پرہداش سوشل پارٹی ہے اور یہ بھی اسرائیل کے اندر دو قومی ریاست کے قیام پر یقین رکھتی ہے۔ القائمۃ العربیۃ الموحدہ بائیں بازو کی اسلامی نظریاتی جماعت ہے اور اس کا خاص طور پر غریب عرب بدو مسلمانوں میں خاصا رسوخ ہے۔ تعال نسبتاً چھوٹی جماعت ہے۔ 2009 میں اس پر پابندی لگا دی گئی تھی، البتہ سپریم کورٹ نے اسے دوبارہ بحال کر دیا۔ مبصرین کے مطابق ان عرب جماعتوں کے ایک پلیٹ فارم پر آنے اور اکثریتی جماعت کی حمایت کے بعد امید پیدا ہو گئی ہے کہ اسرائیل میں عربوں کے حقوق کا تحفظ زیادہ بہتر طریقے سے ممکن ہو سکے گا۔ اب یہ اگلا وقت ہی بتا پائے گا، چونکہ اسرائیل کو لے کر کے ہمارے ذہن میں ایک الگ ہی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے سوچا کہ وہاں کے جو حالات ہوتے ہیں، وہاں کی جو ووٹنگ سسٹم ہے، اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے رکھ سکوں، اس لیے کہ اکثر یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے نہیں آتی۔ ناظرین گرامی، سیدھی بات اپنے ممبرشپ کارڈ کے آفر کے بعد تاجروں کے لیے لے کر آ رہا ہے ایک اور انوکھا آفر۔ اپنے حلال تجارت کا اشتہار یعنی ایڈورٹائزمنٹ 1 سال کے لیے سیدھی بات میں کریں اور پورے 60% رعایت پائیں۔ جلدی کریں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ مزید جانکاری اور تفصیلات کے لیے اس نمبر پر واٹس اپ کریں۔ نمبر ہے 9663027449۔ بہرکیف ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں مودی حکومت کے اس اعلان کی جس میں 50,000 مندر کشمیر میں آباد کیے جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ مودی حکومت کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر میں تقریباً 50,000 مندر ایسے ہیں جس کے دروازوں پر تالا لٹکا ہوا ہے اور وہاں پوجا نہیں ہوتی۔ مرکزی حکومت اس سلسلے میں ایک سروے کرنے کی تیاری کر رہی ہے جس کے بعد ان مندروں کا تالا کھولنے اور انہیں آباد کرنے پر غور کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ جی کشن ریڈی نے میڈیا میں یہ بیان دیا ہے۔ خبروں کے مطابق جموں کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کرنے اور آرٹیکل 370 کے کچھ التزامات کو ہٹائے جانے کے بعد مرکزی حکومت ریاست میں برسوں سے بند پڑے مندروں کے دروازے پھر سے کھولنے کی تیاری کر رہی ہے۔ جی کشن ریڈی نے پیر کو یہاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وادی کشمیر میں گزشتہ کئی برسوں سے تقریباً 50,000 مندروں کے دروازے بند پڑے ہیں۔ ان مندروں میں سے کچھ کا ڈھانچہ بھی توڑ دیا گیا تھا اور مورتیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا تھا۔ مرکزی حکومت وادی کشمیر ایسے مندروں کا جلدی سروے کرانے جا رہی ہے اور جلدی ان کو پھر سے کھولنے کا کام شروع کیا جائے گا۔ کشن ریڈی نے کشمیر میں بند پڑے اسکولوں سے متعلق بھی میڈیا سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں بند پڑے اسکولوں کو بھی دوبارہ کھولے جانے پر کام شروع کیا جائے گا۔ وادی میں بند پڑے اسکولوں کی صحیح معلومات کے لیے سروے کرایا جا رہا ہے۔ سروے کے لیے باضابطہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی کی رپورٹ کے بعد اسکولوں کی پھر سے کھولنے کے لیے قدم اٹھائے جائیں گے۔ بہرکیف ناظرین، اس وقت کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ایسے میں مندروں کو لے کر کے مودی حکومت کی جانب سے جو بیان آیا ہے اس کو لے کر کے لگتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ جو ہے یہ بحث چھڑنے والی ہے کشمیر میں مندروں کی بات کو لے کر کے۔ بہرکیف اب ہم بات کرتے ہیں ایودھیا کی۔ سپریم کورٹ میں پیر کو ایودھیا تنازع کے 29ویں دن کی سماعت کے دوران مسلم فریق نے کہا ہے کہ تنازع تو رام کی پیدائش کی جگہ کے سلسلے میں ہے کہ وہ ہے کہاں۔ سنی وقف بورڈ کی جانب سے پیش راجدھون نے دلیل دی کہ ہم رام کی عزت کرتے ہیں، پیدائش کے مقام کی بھی عزت کرتے ہیں۔ اس ملک میں اگر رام اور اللہ کی عزت نہیں ہوگی تو ملک ختم ہو جائے گا۔ راجدھون نے کہا کہ تنازع تو رام کی پیدائش کی جگہ کے سلسلے میں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری متنازع زمین جائے پیدائش نہیں ہو سکتی، جیسا کہ ہندو فریق دعویٰ کرتے ہیں۔ کچھ تو متعینہ مقام ہوگا، پورا علاقہ جائے پیدائش نہیں ہو سکتا۔ راجدھون نے ہندو فریق کے ذریعے پریکرما کے سلسلے میں گواہوں کے ذریعے دی گئی گواہیاں اس کے حق میں رکھیں۔ انہوں نے ہندو فریق کے گواہوں کی گواہی پڑھتے ہوئے بتایا کہ پریکرما کے بارے میں سبھی گواہوں نے مختلف بات کہی۔ کچھ نے کہا کہ رام چبوترے پر پریکرما ہوتی تھی، کچھ نے کہا کہ جنوب میں پریکرما ہوتی تھی۔ تو پھر اصل میں انہی لوگوں کے درمیان تنازع یعنی مخالف باتیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ آخر رام کی پیدائش کی ٹھیک جگہ کہاں ہے۔ بہرکیف ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر دن جو ہے بابری مسجد اور رام مندر اس تنازع کو حل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں سنوائی جاری ہے۔ اب روزانہ کی جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں امریکہ میں ٹرمپ کی اور مودی کی کس طرح سے مخالفت ہوئی اور کن تنظیموں نے وہاں پر ان کی مخالفت کی۔ امریکہ کی ہیوسٹن میں جہاں ایک طرف ہزاروں لوگوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جشن منایا، وہیں کچھ گروپوں نے وہاں جمع ہو کر ہندوستان میں موب لنچنگ، ہندوتو اور کشمیر میں لگاتار جاری پابندی کی بھی مخالفت کی۔
हिंदुस्तानी अमरीकियों के ग्रुप अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी AJA ने मोदी हुकूमत और बीजेपी की गैर जमहूरी, अवाम मुखालिफ और अक़लियत मुखालिफ एजेंडे की मुखालिफत की। ग्रुप की तरफ से कहा गया, इस ग्रुप AJA में तमाम मज़ाहिब के हिंदुस्तानी अमरीकी कम्युनिटी के लोग शामिल थे। इसमें हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स HHR, द इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और द ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया जैसी तंजीमों ने हिस्सा लिया। इस ग्रुप का किसी भी दूसरे मुल्क के अलहदगी पसंद ग्रुपों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। यानी जैसे कि कहा जाता है कि सिर्फ पाकिस्तानियों ने वहाँ पर एहतजाज दर्ज किया, इन तंजीमों का उस मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मुजाहरे में शामिल लोगों ने हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग के बढ़ते वाक़यात, जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 की ज़्यादातर दफ़ात को ख़त्म करने, आसाम में लाए गए NRC, गैर अदालती कत्ल, मजहबी इस्तेहसाल और नस्ली मुद्दों को सामने रखा। एक तख्ती में IPS अफसर और वेसल ब्लोवर संजू भट्ट को कसूरवार ठहराए जाने का मुद्दा उठाया गया, जबकि फिल्म अपोलो 13 की तर्ज पर तख्ती में लिखा था, ह्यूस्टन हमें एक मसला है और वो मसला मोदी है। दी वायर से बात करते हुए HHR की बानी सुनीता विश्वनाथ ने कहा कि दुनिया के 2 शिद्दत पसंद और जाबिर रहनुमाओं के खिलाफ मुजाहरे के लिए इतने अलग अलग कम्युनिटी और तंजीमों का इकट्ठा करना बेहद ही इत्मीनान के लायक काम है। विश्वनाथन ने अपनी तकरीर में कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने हिंदुस्तान में तरक्की की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। अपने बयान में उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि कश्मीर में घेराबंदी करने के साथ मुवासलाती ज़राए पर पाबंदी लगाई गई है, मुसलमानों और दलितों की बाकायदा मॉब लिंचिंग हो रही है और ये NRC नाफिज करके मुसलमानों की शहरियत छीनने के लिए उनको निशाना बनाया जा रहा है और उनको हिरासत में लेकर कैंपों में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा, यह रैली ट्रंप और मोदी के नज़रियाती इत्तेहाद को दिखाता है। दोनों ने बड़ी अजीबोगरीब अंदाज और गर्मजोशी से मंच शेयर किया। मोदी ने ट्रंप की दोबारा इंतखाब जीतने की भी हिमायत की। विश्वनाथन ने रैली में ट्रंप के इस दावे पर भी शदीद हमला किया कि हिंदुस्तान के 40 लाख कानूनी तारिकीन वतन के लिए काम करना चाहते हैं, ना कि मेक्सिको के गैर कानूनी मुहाजिरों के लिए। उन्होंने कहा, दुनिया भर में नस्ल परस्ती और मुहाजिर मुखालिफ हुकूमतों के बढ़ने की वजह से अमेरिका और दीगर ममालिक में पनाह की मांग करने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हो गया है। बहरकैफ नाज़रीन, ये वो कुछ तस्वीरें थी जो कल सामने आई उनके इजलास के मौके पर ह्यूस्टन में, तो उसकी तफसीलात आपके सामने नहीं पेश की गई, तो मुनासिब समझा कि इस खबर को भी आप लोगों के सामने रखा जाए। नाज़रीन, अब आखिरी बात करते हैं जनरल बिपिन रावत के 2 बयानात की। उन्होंने 2 बयानात कल तमिलनाडु में दिए हैं। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का कहना है कि बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम की गलत तशहीर की है, इसलिए आम लोगों की बड़ी तादाद इस्लाम के बारे में सही और हकीकी मालूमात से महरूम है। उन्होंने कहा कि बाज़ अनासिर जो इस्लाम की गलत तशहीर करते हैं, बदअमनी चाहते हैं और बाज़ ऐसे अनासिर को बड़ी तादाद में फ़रोग़ दिया जा रहा है। जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि ये लोग समाज को तकसीम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस सूरत हाल में ज़रूरत इस बात की है कि हमारे पास ऐसे मुबल्लिगीन मौजूद हों जो मुसलमानों के साथ साथ पूरे समाज को भी इस्लाम की सही और हकीकी मालूमात फराहम करें। आम कश्मीरियों की बात करने पर कोई हरज नहीं है, उनका कहना है। बिपिन रावत ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का तस्करा करते हुए उनका कहना था कि अब वहाँ की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में मौजूद दहशतगर्दों और पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स के माबैन राबते मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं। वो एक दूसरे से बात करने से कासिर हैं। एक ही वक्त में आम कश्मीरियों के माबैन मवासलात में कोई परेशानी नहीं है और आम कश्मीरियों के लिए तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। बहरकैफ नाज़रीन, ये तो जनरल बिपिन रावत साहब का बयान था। अब कश्मीर के हालात क्या हैं वो आप इंटरनेशनल मीडिया में जाकर के दे सकते हैं कि किस किस तरह की खबरें वहाँ से निकल करके सामने आ रही हैं। इसी दरमियान में एक और बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बालाकोट दहशतगर्दाना कैंप को हाल ही में दोबारा शुरू कर दिया है। ये वही बालाकोट है जिस बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की बात की थी और दावा करती है हमारी हुकूमत, और वहाँ पर कई लोगों को ख़त्म करने की भी बात करती है। और सरहद पार से तकरीबन 500 दरअंदाज मुल्क में दाखिल होने की फिराक में हैं, ये कहना है जनरल बिपिन रावत का। यहाँ अफसर ट्रेनिंग अकेडमी में यानी चेन्नई में अफसर ट्रेनिंग अकेडमी में नामानिगारों से बातचीत में जनरल रावत ने ये बात कही। बालाकोट को पाकिस्तान ने हाल ही में दोबारा शुरू किया है। इससे पता चलता है कि बालाकोट पर असर पड़ा था, उसे तबाह कर दिया गया था। काबिल गौर है नाजरीन के 14 फरवरी को पुलवामा में मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के काफिले पर खुदकुश
दहशत गर्दाना हमले के बाद फिजाइया ने 27 फरवरी को एयर स्ट्राइक में बालाकोट में वाक़ दहशतगर्दों के कैंप को तबाह करने का दावा किया था, जो बाद में जाकर के हिंद और बैरून हिंद में एक बहुत लंबे बहस का सबब बना था। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर शाम में मुलाकात होगी कुछ और ताज़ा तीन खबरों के तबसरे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।